हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। मैं गुरमीत सिंह इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, और इस क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्या होता है दोस्तों? वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, ठीक है, ये कब से कब तक था? अगर सिर्फ हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये हम वैदिक सभ्यता को दो कालों में पढ़ते हैं। एक हमारा होता है ऋग्वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का क्या टाइम पीरियड होता है? 1500 BC से 1000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। और उत्तर वैदिक काल का क्या टाइम पीरियड है, क्या अवधि है? 1000 BC से 600 BC तक। ये क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऋग्वैदिक काल। तो हम ऋग्वैदिक काल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल जो हमारा जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की रचना किसने की थी? तो जो ऋग्वेद की रचना की थी वो की थी आर्यों ने। ठीक है, अब फिर हम बात कर लेते हैं कि ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या भारत के मूल निवासी थे या बाहर से आए थे? तो कहाँ से आए थे, कौन थे ये लोग? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्य कौन थे। उनको समझने के लिए कि ये लोग कहाँ से आए थे, हम सबसे पहले अपने इंडिया के मैप का सहारा लेते हैं कि कहाँ से कैसे कैसे भारत में आर्यों का आगमन हुआ। तो सबसे पहले हम अपना इंडिया बना लेते हैं एक। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया हो गया। यहाँ पे ठीक है, ये अरब प्रायद्वीप हो गया। ये हमारा पाकिस्तान का रीजन हो गया। ठीक है, इसके बाद अफगानिस्तान, बहुत सारे ये सब हो गए। ये ईरान हो गया, ये ईरान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। तो जो हम देखते हैं दो चीज होती है। देखो, सबसे पहले कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ था और जो भारत में आर्य आए वो कहाँ से आए। तो दोनों अलग अलग चीजें जो विद्वानों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाला है। तो वो ये था कि पहली चीज थी कि आर्यों का मूल स्थान, कि वो कहाँ से, ये प्रजाति जो थी आर्यों की कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ के रहने वाले थे, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। मध्य एशिया से तो भारत में आए ये मानते हैं, पर हम ये देखते हैं कि मध्य एशिया में कहाँ से आए। ठीक है, तो उसके हम देखते हैं कि पहले आर्यों का मूल स्थान क्या था, और दूसरा देखते हैं कि भारत में आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है, भारत में आर्यों का आगमन, कि भारत में कहाँ से आए थे। तो हम इन दो चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक ये माइंड में रखने वाली बात है कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ था। तो आर्यों का मूल स्थान था जहाँ पे आज आप पढ़ते हैं यूरेशिया, और आप देखते हैं कि यूराल पर्वत और आल्प्स पर्वत यूरोप में देखते हैं, दोनों का जो बीच का एरिया पड़ता है उसको आप देखते हैं कि उसको बोलते हैं यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, तो आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? यूरेशिया था। कैसे पता चला? ऐसे तो कोई बोल नहीं देगा। तो यहाँ पे जो आपका यूराल पर्वत है, वहाँ पे लगभग 3000 BC पुराने बहुत सारे घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्यों से ये पता चलता है कि जैसे सब लोग जानते हैं कि आर्यों का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पशु था, सबसे उपयोगी पशु था, वो क्या रहा है? वो घोड़ा है। तो घोड़ों के साक्ष्यों के आधार में हम ये मानते हैं कि आर्य यूराल पर्वत के आसपास से कहीं से आए थे। ठीक है, उसके बाद जो मान लीजिए ये यूराल पर्वत है, यूरेशिया वाला हिस्सा है,
इससे दो शाखा निकली, ठीक है। एक तो चली गई यूरोप की ओर, एक शाखा आर्यों की यूरोप की तरफ चली गई, और एक हमारी जो मध्य एशिया पूरब की ओर, जो पूरब की ओर आई वो कहाँ हो जाएगा हमारा मध्य एशिया, ठीक है। एक जो दो शाखाओं में बट गए आर्य, एक यूरोप की तरफ चले गए और एक मध्य एशिया की तरफ, यानी पूरब की तरफ आ गए, ठीक है। तो इनमें जो ये मध्य एशिया वाले थे ये आके कहाँ बस गए, जो मध्य एशिया के रीजन में बस गए और कुछ चले गए पश्चिम एशिया की तरफ, ठीक है। और जो पश्चिम एशिया से फिर ये मान लीजिए ये मध्य एशिया हो गई, या मध्य एशिया को हम डिनोट कर देते हैं कि ये मान लीजिए आपका हो गया यूराल पर्वत, यूराल पर्वत हो गया। इससे एक शाखा जो पश्चिम की तरफ चली गई वो कहाँ चली गई, यूरोप में। दूसरी शाखा जो पूरब की तरफ आई, ठीक है, दक्षिण पूरब की तरफ, वो कहाँ आ गई, पश्चिम एशिया, ये सॉरी मध्य एशिया आ गई। मध्य एशिया मतलब ईरान वाला एरिया, ईरान ये तुर्की उर्की वाला जो एरिया है ये मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, ये कहाँ आ गई दूसरी शाखा मध्य एशिया। हमें कैसे पता चलता है कि एक शाखा, तो हमें पता है कि जो यूरोपीय और जो भारतीय आर्यन थे, ठीक है, जो यूरोपीय भाषा और भारतीय जो आर्य भाषा हैं उनमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। जैसे मात्र का, मदर का, माँ है ना, मात्र जो मदर मात्र, ये सब जो होती हैं जो हिंदी और जो मध्य एशिया आर्यन और जो यूरोपियन आर्यन की शाखा थी, तो उनके जो कुछ वर्ड हैं आपस में मैच करते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि ये जो आर्य थे, है ना, बहुभाषी समुदाय में रहने वाले थे, मतलब एक ही समुदाय के लोग थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे। तो कुछ भाषाएं मैच करती थी, कुछ नहीं करती थी, ठीक है। तो इससे मान लेते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो सब लोग एक ही स्थान पर रहते थे, यूराल पर्वत के पास, 3000 BC के आसपास। फिर ये लोग 2000 BC के आसपास मध्य एशिया आ गए, ठीक है। मध्य एशिया आने के बाद तो ये तो हो गया आर्यों का मूल स्थान। अब हम बात करते हैं कि आर्य भारत में कैसे आए। तो मध्य एशिया में जब आर्यों का आगमन हो गया, यहाँ पे रहने लगे, फिर ये मध्य एशिया से फिर दो शाखाओं में बट गए। एक तो चले गए पश्चिम एशिया की तरफ, एक तो पश्चिम एशिया की तरफ इनके खेप में जाते थे, मतलब कबीले के रूप में जाते थे, और दूसरे आगे ये भारत की तरफ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्व की तरफ आ गए, या भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आ गई एक शाखा। तो यहाँ से जो भारत में जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। ये तो एक एडिशनल बात थी कि मध्य एशिया में कहाँ से आए थे। अब मध्य एशिया से भारत में आर्य आए हैं, इसके कुछ साक्ष्य भी होने चाहिए। ऐसे तो कोई बोल नहीं देगा कि हाँ कि कहाँ से आए थे, कि मध्य एशिया से आए थे, तो कैसे आए थे। तो आर्य जो साक्ष्य मिले हैं हमें, ठीक है, हम साक्ष्य की, ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आए, या इसको बना रहने देते हैं, इतना मिटा लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि मध्य एशिया से एक मतलब जो शाखा गई थी एक पश्चिम एशिया की तरफ, और दूसरी मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ, ठीक है। तो जो हमें साक्ष्य मिले, जो मध्य एशिया के ये लोग थे, ये पर्सन मध्य एशिया में रहने वाले थे, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसको हमको दो तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि आर्य मध्य एशिया मतलब ईरान वाले रीजन से भारत की तरफ आए। तो दो तरह के साक्ष्य होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साक्ष्य हमें दो तरह से मिलते हैं, ठीक है। एक होता है साहित्यिक साक्ष्य, और दूसरा क्या होता है, पुरातात्विक। तो साहित्य, हम पहले बात करेंगे साहित्यिक साक्ष्य की, ठीक है। तो साहित्यिक साक्ष्य में क्या मिलता है हमें, जो ईरानी एक धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, है ना, अवेस्ता ईरानी धर्म ग्रंथ, ठीक है, अवेस्ता।
अवेस्ता क्या है? जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद की अवधि क्या है कि 1500 BC से 1000 BC के आसपास ये रचना मानी जाती है। तो अवेस्ता क्या माना जाता है? इससे भी पुराना माना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो अवेस्ता है वो ऋग्वेद का प्राचीन है, प्राचीन काल में लिखा गया है। और जो इसको लिखने वाले थे, जो दोनों ग्रंथों को लिखने वाले थे वो आर्य ही थे। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो ईरानी धर्म ग्रंथ अवेस्ता है उसके कुछ देवता हमारे ऋग्वेद से मैच करते हैं, ठीक है। अब वो देवता कौन कौन से हैं जो हमारे मैच करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अवेस्ता में जो देवता हैं और वही देवता हमारे ऋग्वेद में भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्र की, ठीक है। ये हमारे ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं। दूसरी बात करते हैं वरुण की, ठीक है। तीसरा मित्र और चौथा नासत्य। तो ये 4 देवता ऐसे हैं जो अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में मिलते हैं, ठीक है। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि जो हमारे ऋग्वेद के जो रचयिता हैं वही अवेस्ता के रचयिता थे, ठीक है। तो माना कि ये अलग है कि बाकी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलता है, कुछ चीज़ों में अलग हैं, पर इतना भी मैच करता है तो हमें लगता है कि हाँ ये लोग वही कल्चर के लोग थे, इनके देवता वही समान थे, है ना, ठीक है। इतना ये हो गया आपका साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आता है कि जो भारत में मिलने वाले थे, जो भारत में आर्यों का आगमन किधर से हुआ? पंजाब की तरफ से हुआ, ठीक है। इधर अफगानिस्तान से होते हुए या मान लीजिए ये ईरान वाला एरिया हो गया, ये ईरान, तो ऐसे, ठीक है। ऐसे कुछ लोग मध्य एशिया से ईरान से फिर ऐसे करके खेपे बाई खेपे ही आते रहे। तो अफगानिस्तान, पहले अफगानिस्तान में पहुँचे होंगे, फिर पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, इस रीजन में पहुँचे होंगे, जो ये पंजाब रीजन है। तो पंजाब का मतलब क्या होता था? ये पहले अगर हम पंजाब की बात करें तो इसकी बात करें, ये पहले पंजाब होता था, जो आज का इंडिया का पंजाब है और पाकिस्तान का पंजाब मिलके एक पंजाब होता। तो इस रीजन में सबसे पहले आए होंगे। तो जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उसके बाद जो ऋग्वेदिक काल के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य, अब हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्य की, ठीक है। तो जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जितनी हमारी ताम्रपाषाण काल संस्कृति आई थी, तो उसमें जो बनने वाले बर्तन थे, ठीक है, जो बर्तनों की चित्रकारी थी, जो आकार था, जो शेप था, वो हमारा मैच करता है जो ईरानी सभ्यता थी, ठीक है। जो मध्य एशिया में जैसे ताम्रपाषाण काल के बर्तन बनाए जाते थे, सेम वैसे ही हमारी भारतीय उपमहाद्वीप में भी बनाए जाते थे। तो इससे पता चलता है कि देखिए सेम तरह के डिज़ाइन होने का मतलब क्या होता है कि ये लोग उधर के लोगों से कनेक्ट थे, मतलब कनेक्ट रहे होंगे बिल्कुल, तो उधर से कुछ ज्ञान इधर की तरफ आया होगा। अगर सेम चीज़ें मिल रही हैं तो दोनों चीज़ इंटरलिंक मानी जाती हैं, ठीक है। हालांकि ये बोल सकते हैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो थोड़े कम ऑथेंटिक माने जाते हैं। साहित्यिक साक्ष्य बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं अपेक्षा पुरातात्विक साहित्य के, ठीक है। तो जो सबसे पहले 2 तरह के साहित्य, हम 2 तरह के पुरातात्विक साक्ष्य मान लेते हैं। जैसे कि हम इनके जो मिट्टी के बर्तन थे, है ना, जिसको चित्रित धूसर मृदभांड बोलते हैं, तो ये माना जाता है कि वैदिक काल की सभ्यता के प्रमुख हैं। पर ऐसा नहीं है। चित्रित धूसर मृदभांड जो हड़प्पा काल की बात की, जो हड़प्पा कालीन के बाद की जो उत्तर हड़प्पा संस्कृति आई थी, वहाँ भी चित्रधूसर जो बर्तन थे, मृदभांड थे, वो देखे गए हैं। जैसे कि हम मांडा कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे बनने लगे थे चित्रधूसर मृदभांड, वहाँ पे बनने लगे। तो सिर्फ इस आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि जो चित्रधूसर मृदभांड थे वो सिर्फ आर्यों ने ही बनाए थे, तो उससे पहले की संस्कृतियों में वो बनने स्टार्ट हो गए थे। पर हाँ, ये जरूर देखते हैं कि जो तांबे के बर्तन थे, ठीक है, जो ताम्रपाषाण काल के जो बर्तन थे, जो संस्कृति थी, वो थोड़ी मैच करती थी ईरान से, ठीक है, जो ईरान की संस्कृति थी। तो हम ये मान लेते हैं कि लोग उधर यही सेम साक्ष्य उधर मिल रहे हैं और वही साक्ष्य इधर, तो ये लोग उधर से आए थे, ठीक है, खेपे बाई खेपे आते थे। तो ये हो गया आर्यों का मूल स्थान। तो आर्यों के मूल स्थान के बारे में कुछ लोगों ने जो बोला है कि आर्य भारत में आगमन कहाँ से हुआ, ये कहाँ के रहने वाले थे।
तो बेसिकली तो ये यूरेशिया से कनेक्टेड थे, पर इनको हम मानते हैं कि जो भारत में आए, जो भारत में आर्यों की जो शाखा आई वो कहाँ से आई थी? मध्य एशिया से। ठीक है, ठीक है, तो वो कहाँ से आई थी? मध्य एशिया से आई थी। अब हम बात करेंगे कि किस किसने कहा है कि आर्य कहाँ से आए हैं। ठीक है, आर्यों का मूल स्थान क्या है, कहाँ से आए थे। तो 2-3 प्रोफेसर हैं जो हमारे विद्वान हैं जिन्होंने ये आर्यों के मूल स्थान के बारे में कहा है। तो सबसे पहले जो है हमारे प्रोफेसर मैक्स मूलर। मैक्स मूलर साहब ने क्या कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, आर्यों का मूल स्थान क्या था? मध्य एशिया। ठीक, दूसरा क्या है हमारे दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने कहाँ बताया? ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने कहाँ से बताया था कि आर्यों का मूल स्थान क्या है? तो इन्होंने बताया था तिब्बत। तीसरे हमारे बाल गंगाधर तिलक। तिलक साहब ने कहाँ से बताया था? तो ये बताया इन्होंने कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, जिसको बाद के विद्वान बिल्कुल ये अमान्य घोषित कर दिया गया है, पर इन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं प्रोफेसर प्रेंका। प्रोफेसर पेंका, इन्होंने कहा क्या कहा कि जो आर्य आए थे वो जर्मनी के मैदानों से आए थे। ठीक है, कि वो जर्मनी के मैदानों से आए थे। एक प्रोफेसर और की हम बात करते हैं, गाइल्ड। ठीक है, प्रोफेसर गाइल्ड। तो इन्होंने कहाँ से कहा था कि आर्य कहाँ से आए? तो इन्होंने बोला कि ये डैन्यूब नदी जो यूरोप में पड़ती है, डैन्यूब नदी। ठीक है, कि ये डैन्यूब नदी के किनारे रहते थे, ये लोग वहाँ से आए। तो ये कुछ विद्वान हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी आपको ये सब PDF में आपको मिल जाएगा, ये सब जो छोटे छोटे फैक्ट हैं। तो ये सब फैक्ट आपको PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे बेसिक ध्यान दिया जाता है, और कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिर्फ वही बताए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल फैक्ट है वो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात होती है जो आपके मन में या सबके मन में ये बात रहती है, क्या जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या वो आर्यों ने नष्ट की? आर्यों ने उस पर आक्रमण किया, आर्यों ने उसका पतन कर दिया आक्रमण करने के बाद? तो नहीं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो विद्वान थे इनमें से सबसे कौन सा ऑथेंटिक सबसे कहाँ माना जाता है? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर के द्वारा जो बोला गया है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, उसको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कुछ साल पहले अभी हमारे यहाँ सर्वे हुआ था जिसमें मध्य एशिया के लोगों का कुछ DNA टेस्ट किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि वहाँ के जो DNA के टेस्ट थे, फिर अपने इंडिया में जो दिल्ली के कुछ लोग थे जिनका टेस्ट किया गया, तो ये माना गया है कि जो उत्तर भारत के 35% लोग हैं वो उनका DNA मध्य एशिया के लोगों के DNA से मैच करता है। ठीक है, यानी वो उनके अनुवंशज हैं। दूसरा जो दक्षिण भारत के 10% लोग हैं उनका DNA भी मध्य एशिया के लोगों से मैच करता है। तो इस आधार पर हम मानते हैं कि जो मैक्स मूलर साहब हैं उनका जो कथन है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, उसी को हम सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है, ये ऑथेंटिक मानने का सबसे ज़्यादा मूल आधार है। ठीक, ये हो गया आर्यों का मूल स्थान के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जैसे सब लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको आर्यों ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद पूरी की पूरी सभ्यता आर्यों ने नष्ट कर दी। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है उसका मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। क्योंकि सब जानते हैं कि आर्यों ने जो भारत पर आगमन किया है, आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ है किधर से हुआ है? पंजाब की तरफ से हुआ है। ठीक है, तो जो आर्यों के जो
साक्ष्य हैं जो आर्यों के, जो मेन जो हम देखे जाते हैं कि चित्रित धूसर मृड भांड वगैरह हैं, या ताम्र पाषाण के जो बर्तन बनाए गए हैं, तांबे के जो बर्तन बनाए गए हैं, हम देखते हैं कि वो पंजाब में काफ़ी कम मात्रा में मिलते ही नहीं हैं। ठीक है, पंजाब वाले रीजन में वो मिलते ही नहीं हैं, और वो मिलते हैं कहाँ पे, राजस्थान और हरियाणा वाले रीजन में ज़्यादा मिलते हैं वो बर्तन। तो इसको ये मान लिया जाता है कि ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी ने आक्रमण किया है तो वहाँ पे वो उसको नष्ट करने के बाद वहाँ पे नहीं रहा होगा, पंजाब में नहीं रहा होगा और इधर हरियाणा राजस्थान में आ गया होगा। तो ऐसा तो नहीं है, अगर नष्ट करना होता और उसको रहना होता वहाँ पे तो वो सब जगह रहा करता। ठीक है, पंजाब में भी सेम तरीके से रहता और हरियाणा राजस्थान में भी। पर हम देखते हैं जो आर्यों की जो जिस तरह के बर्तन थे वो सिर्फ हरियाणा पंजाब में ज़्यादा मिलते हैं, सॉरी हरियाणा और राजस्थान में ज़्यादा मिलते हैं, पंजाब में काफ़ी कम मात्रा में मिलते हैं। अगर सिर्फ सभ्यता को पतन करने वाली बात होती तो वो सब जगह बराबर मिला करते। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कहीं भी हमें ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं कि उस सभ्यता को नष्ट किया गया हो। ठीक है, आक्रमण द्वारा नष्ट किया गया हो, तो ऐसा कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला। अगर ऐसे बहुत सारे साक्ष्य होते कि आक्रमण से उस सभ्यता को नष्ट किया तो बहुत सारे हमें नरकंकाल मिलते हैं ना, बहुत सारे हथियार मिलते तरह तरह के, क्योंकि पूरी सभ्यता को नष्ट करने का मतलब है कि हजारों की संख्या में लोगों का कत्लेआम करना। पर ऐसा तो कहीं साक्ष्य मिला नहीं है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि जो आर्यों ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ वो आर्यों के आक्रमण से नहीं हुआ, हालांकि वो प्राकृतिक कारण थे जिनकी वजह से उस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि जो भारत में आर्यों का आगमन थे उसके साहित्यिक साक्ष्य क्या हैं, पुरातात्विक साक्ष्य क्या हैं आगमन के। ठीक है, कहाँ से आए थे, तो ये सब प्रूफ हो चुका है कहाँ से, मध्य एशिया से। उसके बाद हम बात करेंगे कि आर्यों ने किस तरह से अपना विस्तार किया, वो कहाँ से आए, किधर से उन्होंने आना स्टार्ट किया, मतलब उनका भौगोलिक विस्तार क्या था। तो सब जानते हैं कि सप्तसैन्य प्रदेश किसको बोलते हैं, तो जहाँ 7 नदियाँ आके मिलती हैं, जहाँ 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं सप्तसैन्य प्रदेश। अब क्या पढ़ना है हमें, आर्यों का भौगोलिक विस्तार, कैसे कैसे वो कहाँ से आए भारत में, उन्होंने कहाँ से आगमन किया। ठीक है, तो कहाँ से वो कैसे भारत में विस्तृत हो गए, तो सब अब हम पढ़ेंगे आर्यों का भौगोलिक विस्तार। आर्यों का भौगोलिक विस्तार, ठीक है, उन्होंने कैसे कैसे अपना विस्तार किया भारत में। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले वो कहाँ आए थे, सप्तसैन्य प्रदेश में। अब सप्तसैन्य प्रदेश किसको बोलते हैं, तो यहाँ से जो 7 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, पहले हमारी सिंधु हो गई, उसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी सब सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सप्तसैन्य प्रदेश, इसको बोलते हैं। 5 ये नदियाँ हो गई, 6ठी सिंधु हो गई, एक इधर से हमारी आती है अफगानिस्तान की तरफ से कुंभा नदी, ऋग्वेदिक में इसका नाम क्या है, कुंभा नदी। ठीक है, और अभी क्या नाम है इसका, काबुल नदी। एक हमारी जो 7वीं नदी हो गई वो हो गई हमारी सरस्वती नदी। ठीक है, ये हमारी 7वीं नदी हो गई जिसका नाम है सरस्वती नदी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इस जो सबसे पहले उन्होंने भौगोलिक विस्तार किया सिंधु से लेके सरस्वती तक, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंधु से जो सरस्वती तक का उनका क्षेत्र था, सिंधु से सरस्वती नदी के बीच का जो एरिया था उसको उन्होंने क्या नाम दिया, ब्रह्मवर्त। ठीक है, ब्रह्मवर्त। फिर उन्होंने पूरब की दिशा विस्तार किया, अपना पूरब की दिशा की ओर विस्तार किया, कहाँ तक, यमुना नदी तक। ये गंगा नदी हो गई, यमुना नदी कौन सी है, ये वाली। तो कहाँ से, अब इन्होंने कहाँ से कहाँ तक, सरस्वती से आगे बढ़े, सरस्वती नदी से कहाँ तक विस्तार किया, यमुना नदी तक विस्तार किया। यमुना नदी तक, सिंधु से यमुना नदी तक। ठीक है, सिंधु नदी से
यमुना नदी तक, ठीक है। इसका क्या नाम दिया उन्होंने? भ्रमशी देश। इसका नाम दिया उन्होंने भ्रमशी देश, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर अपना विस्तार किया, तो उसको उन्होंने क्या बोला? पूरे उत्तरी भारत पर, संपूर्ण उत्तरी भारत पर, ऐसे लिखते हैं, संपूर्ण उत्तरी भारत पर। तो इसको क्या नाम दिया उन्होंने? आर्यावर्त। तो जब उन्होंने आगमन उनका स्टार्ट हुआ सिंधु से सरस्वती तक, तो उन्होंने क्या बोला इसको? ब्रह्मर। जब सिंधु से वो आगे, सरस्वती से आगे बढ़े, तो सिंधु से सरस्वती तक के एरिया को, यमुना तक के एरिया को क्या बोला उन्होंने? सिंधु से यमुना तक भ्रमशी देश। और उसके आगे जब वो पूरे उत्तर भारत पर अपना आगमन कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं, तो उसको क्या बोला उन्होंने? आर्यावर्त, ठीक है। तो भारत का एक नाम भी क्या था? आर्यावर्त था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो सिंधु, जो ऋग्वेदिक काल की जो नदियाँ थीं, उनके क्या क्या नाम थे, ठीक है। कि जो ये सातों नदियाँ आपको दिख रही हैं, कि इनके नाम क्या क्या थे, जो ऋग्वेद में इनके नाम दिए गए। तो सबसे पहले हम कुंभा को देखते हैं। कुंभा ऋग्वेदिक नाम है। आज का नाम क्या है इसका? काबुल। फिर हम देखते हैं सिंधु को। तो सिंधु का नाम क्या है? सिंधु का नाम क्या था? ये था इंडस, ठीक है। तो इंडस नाम था किसका? सिंधु नदी का। उसके बाद हम देखते हैं झेलम को। तो झेलम का नाम क्या था? वितस्ता, ठीक। और ये सब मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसे लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या लिख भी लेते हैं। जो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कुंभा, जो अफगानिस्तान में, ये आज की नदी का क्या नाम है इसका? काबुल। आज का नाम क्या हो गया इसका? काबुल। जो हमारी इंडस थी, ऋग्वेदिक काल की इंडस, आज की क्या हो गई वो? सिंधु नदी, ठीक है। जो ऋग्वेदिक काल की हमारी वितस्ता थी, वो आज की क्या हो गई? झेलम। जो आस्किनी थी, आस्किनी नदी थी, वो आज की क्या हो गई? चेनाब। जो ऋग्वेदिक काल की पुरुषणी थी, पुरुषणी, ठीक है। जो पुरुषणी थी वो आज की क्या हो गई? रावी नदी। और जो आज की सतलुज नदी है, जो आज की सतलुज नदी थी, वो ऋग्वेदिक काल की क्या थी? शतुद्री, ठीक है। तो ये सब हम देखते हैं कि ये जो ऋग्वेदिक काल के नाम उनके अलग थे और अभी के नाम उनके अलग हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो एक बच गई ना, रावी, व्यास बचा है, व्यास। तो इसका नाम क्या था? विपाशा। ऋग्वेदिक नाम व्यास का क्या नाम था? विपाशा। फिर हम एक देखते हैं सदानीरा। सदानीरा किसका नाम था? आज की जो गंडक नदी है। तो ये जो आज के नाम है, ठीक है, वर्तमान के नाम, और ये कब के थे? हमारे ऋग्वेदिक काल के नाम, जो ऋग्वेद में दिए गए हैं, जिनका बार बार उनका उल्लेख हुआ है, इन नदियों का उच्चारण ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो ये सप्त सैंधव जो प्रदेश की जो नदियां थी, मुख्य नदियां, जो ऋग्वेद की मुख्य नदियां हैं, तो ये थी, इनके ऋग्वेदिक नाम ये थे, और आज वर्तमान के नाम ये हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, जो कि इन नदियों में, जो आर्यों की जो नदियां थी, जो इतनी सारी मैंने आपको नदियां बताई, कि इन नदियों में आर्यों की जो सबसे प्रमुख नदी थी वो कौन सी थी? तो वो सिंधु नदी थी, जिसको इंडस बोलते थे। तो सिंधु नदी जो है आर्यों की सबसे प्रमुख नदी हो गई, ठीक है। और जो सर्वाधिक पवित्र नदी है, जिसको सबसे ज़्यादा वो पूजते हैं, वो कौन सी थी? सरस्वती। अब देखो, सरस्वती के बारे में पहले लिख लेते हैं। सबसे प्रमुख जो है वो कौन सी है? सबसे प्रमुख नदी वो थी आर्यों की सिंधु नदी थी, ठीक है, जो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी।
दूसरी बात आई कि आर्यों की सबसे जो पवित्र नदी है, याद रखिएगा ये कंफ्यूज कर देता है, वो कौन सी थी? सरस्वती। सरस्वती नदी जो थी आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? वो नदी तमा। इसके नाम उन्होंने दिए थे नदी तमा और माते तमा, ये ऐसे करके नाम या देवी तमा। ठीक है, 3 नाम उन्होंने दिए थे। तो सरस्वती के क्या नाम मिलते हैं ऋग्वेद में? नदी तमा, माते तमा और देवी तमा। तो ये सरस्वती की पवित्रता को दिखाते हैं। अब देखिए सरस्वती नदी में ये बताना तो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, पर जनरली सुन लीजिए कि बहुत सारा ऋग्वेदिक में ये माना जाता है कि जो अफगानिस्तान में जो आज की हेलमंद नदी है ना, एक अफगानिस्तान की एक मुख्य नदी है हेलमंद। ठीक है, तो उसको ये मानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में इसका नाम सरस्वती था। पर कुछ विद्वान जो मैक्सिमम जो मानते हैं, ये तो बहुत थोड़ी बात हो गई जो हेलमंद नदी को सरस्वती नदी मानते हैं, ये तो कुछ विद्वान मानते हैं, पर ज़्यादातर विद्वान जो हमारी राजस्थान एरिया में बहती थी सरस्वती नदी है ना, उसी को मानते हैं कि यहाँ जो बहती थी, जो अभी लुप्त हो गई है, वो ऋग्वेदिक काल की सरस्वती नदी थी। ठीक है, तो हमें यही मान के चलना है कि ये राजस्थान में बहने वाली जो सरस्वती नदी थी वही नदी सरस्वती नदी है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे नॉलेज के लिए मैं आपको बतानी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद। देखिए हम अब पढ़ रहे हैं, आपका जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ये तो हो गया हमारा आर्यों के बारे में बेसिक चीज़ें हो गई। जो हमें पढ़ना है मेन रूप से वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऋग्वेदिक काल। अब हमें पढ़ना है ऋग्वेदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल कब से कब तक था? 1500 BC से 1000 BC तक। ऋग्वेदिक काल इतने पीरियड का था। बाकी जितने जो ऋग्वेदिक काल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1500 BC से 1000 BC तक ही जो ऋग्वेद है हमारा, जो हमारे 4 वेद है, 4 वेद में जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसकी जो रचना हुई थी वो 1500 BC से स्टार्ट हुई और वो 1000 BC तक उसमें कुछ मंडल जुड़ते गए। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है हमारा वो 500 साल में कंप्लीट हुआ है और उसी के काल को क्या बोलते हैं हम? ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसमें सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी, जो था उसका नाम था क्या था? ऋग्वेद। ठीक है, इसके बाद के जितने भी वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो कब उनकी रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। कब से कब तक? 1000 BC से 600 BC के तक। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है, जो इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है हमें? ऋग्वेद से। ऋग्वेद अब ऋग्वेद आया है तो इसके बारे में कुछ इसकी प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? मंडल कितने? मंडल मीन्स भाग। ऋग्वेद के कितने भाग हैं? तो 10। ठीक है, सबसे यहीं पर जान लेते हैं कि जो 2 से लेके 7, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हैं इसके टोटल, तो 2 से 7 तक के जो भाग हैं, ठीक है, वो सबसे प्राचीन भाग हैं। भाग नंबर 1 मतलब मंडल नंबर 1 और 10वां मंडल, ये सबसे नवीनतम, सबसे बाद में जोड़े जाने वाले भाग हैं। तो फैक्ट याद रखिएगा कि जो 10वां मंडल है, पहला और 10वां मंडल जो ऋग्वेद का, वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। मतलब 1000 BC के आसपास आते आते वो जोड़ा गया सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे प्राचीन जो माना जाता है वो 2 से लेके, जो 2 नंबर मंडल से लेके 7 नंबर मंडल तक सबसे प्राचीन, उसके बाद 8 9 1 10, ठीक है, 8 9 उसके बाद फिर 1 और 10, तो 10वां मंडल सबसे प्राचीन होता है। ठीक है, तो सबसे नवीनतम जो है वो 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। फिर हम बात कर लेते हैं सूक्त। इसमें सूक्त क्या है? सूक्त क्या होता है तो यहाँ समझना जरूरी है। सब पढ़ते तो सब है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। तो सूक्त होता क्या है? तो सूक्त मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो सूक्त होता है वो जो ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे, जो ऋषि थे, उनके द्वारा देवताओं से की गई प्रार्थनाएं थी।
तो लोगों द्वारा देवताओं से की गई प्रार्थनाओं को क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं, जो लोगों ने देवताओं से प्रार्थना की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सूक्त क्या होता है? प्रार्थना होती है। जो इन्होंने प्रार्थनाएं की थी देवताओं से, वो कितनी है? 1028। ठीक है, जो ऋग्वेद को पढ़ता है, जो इसका उच्चारण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? होत्री। ठीक है, उसको होत्री या कहीं कहीं लिखा होगा आपने होता भी बोलते हैं। ठीक है, होत्री या होता, ये ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है। ठीक है, ये मंडल हो गया, ये पुरोहित हो गया, उसको क्या बोलेंगे? होत्री या होता। ठीक है, टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र, जो इसमें गायत्री मंत्र जुड़ा है, गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल में? तो वो तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में मतलब तीसरे भाग में। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो वो सूर्य को समर्पित है। ठीक है, बाद में बात करेंगे, अगली बात करेंगे जो हमारा सोम, ऋग्वेद में एक सोम पेय पदार्थ होता है। ठीक है, उसकी कहाँ पे चर्चा की गई है? तो वो 9वें मंडल में। ठीक, फिर बात करेंगे हम जो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था की ऋग्वेद काल में कहाँ पे चर्चा की गई है? तो वो 10वें मंडल में। 10वें मंडल मतलब 10वां भाग, जो सबसे नया भाग था। ठीक है, उसमें जो वर्ण व्यवस्था की उसमें चर्चा की गई है। उसके भी कौन से? 10वें भाग के पुरुष सूक्त में। ठीक है, जो 10वें भाग का पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। ठीक है, उसके बाद जो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं इसके? ब्राह्मण क्या होता है कि इस वेद को समझने के लिए जो गद्य में थोड़ा आसान कर दिया है। ये जो ऋग्वेद जो होता है ये वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। वैदिक संस्कृत क्या होती है? आज की संस्कृत की तरह नहीं है वो, है ना। वैदिक संस्कृत इससे अलग होती है। ठीक है, इससे टफ होती है। तो जो नॉर्मल संस्कृत हम देखते हैं ये वैदिक संस्कृत नहीं है, ये तो उसका सरलतम रूप है। जो वैदिक संस्कृत होती थी वो इससे भी टफ होती थी। तो उसको समझने के लिए जो ब्राह्मण बनाए गए थे, जो ऋग्वेद के ब्राह्मण बनाए थे, जो ऋग्वेद क्या है वो पद में है, मतलब कविताओं में दोहो श्लोक जैसे देखते हैं वो पद में है, पर ब्राह्मण क्या है ये गद्य में है। ठीक है, और किस लिए बनाया गया है? ऋग्वेद को अच्छे से समझने के लिए, ताकि सब लोग इसको पढ़ सके, समझ सके। आसान कर दिया उसको, उसकी भाषा आसान कर दी, तो उसको क्या बोलते हैं? हम ब्राह्मण बोलते हैं। तो इसके 2 ब्राह्मण हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। कौन से? पहला है ऐत्रे और दूसरा है कौशितकी। ठीक है, पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऋग्वेद के बारे में मोटी मोटी जानकारी हो गई कि ये हमारा ऋग्वेद था। ठीक है, ऐसा। अब हम बात करेंगे, देखिए ये सब आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स में ज़्यादा कोई चिंता नहीं करना है। अगर किसी ने लिखा है तो ठीक है, अगर कोई नहीं लिख रहा है, जो लिख रहा है वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है कि नोट्स में छुट्टी हो, जो यहाँ पे याद आ जाती हैं, पढ़ाते टाइम याद आ जाती हैं, तो यहाँ भी नोट कर सकते हैं। और बाकी वरना तो मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दी जाए। उसके बाद करेंगे, जब आर्यों का भारत में आगमन हो गया तो उनका, अब किसी के क्षेत्र में हम जा रहे हैं, वहाँ पे पहले से लोग रह रहे हैं, तो आर्यों का संघर्ष भी हुआ होगा, लड़ाई झगड़े हुए होंगे। भाई दूसरे देश के लोग हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, तो कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे, कुछ संघर्ष हुए होंगे। तो हाँ बिल्कुल हुए थे। उसको क्या बोलेंगे हम? जनजातीय संघर्ष। आर्यों का जनजातीय संघर्ष। जनजातीय संघर्ष क्या है? जो यहाँ के मूल निवासी थे,
जिसको आर्य लोग अनार्य बोलते थे, ठीक है। जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके साथ आर्यों का कई बार संघर्ष होता था, ठीक है। अब ये संघर्ष किस लिए होता था, तो जो आर्य का जो समाज था, ठीक है, जो आर्य कैसे लोग आते थे, कबीलों में आते थे, जिनको जन बोलते थे, जन। तो कबीलों में आते थे। कबीले क्या होते थे, इनका जो मूल व्यवसाय था वो पशुपालन था। तो जब पशुपालन करेंगे तो उनको चराने के लिए चरागाह चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों के जो पशु होते थे वो जो दूसरे अनार्य लोगों के बीच में, जो अनार्य लोगों के चरागाह होते थे, उनके वहाँ जाके पशु चराते थे, जिससे लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। अब लड़ाइयाँ झगड़े होने के बाद क्या होगा कि दुश्मनी होने के बाद युद्ध होता था, और कभी पशुओं की चोरी कर लेते थे जो अनार्य लोग। ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि जो अनार्य लोग होते थे इनको क्या बोलते थे, दस्यु लोग बोलते थे। जो भारत के मूल निवासी थे उनको आर्य लोग दस्यु बोलते थे, दस्यु, ठीक है। जो भारत के मूल निवासी थे दस्यु। दस्यु क्या थे, भारतीय मूल निवासी, है ना। भारत के जो मूल निवासी थे वो कौन थे, दस्यु। दास भी थे, है ना, ठीक है। दास व दस्यु दोनों में अंतर क्या वो मैं बताऊंगा। दास व दस्यु, तो ये कौन थे, भारत के मूल निवासी थे। तो इनसे लड़ाई झगड़े होते रहते थे, ठीक है। दूसरा क्या है कि इनका जो आपसी, ये तो हो गया जनजातियों के साथ संघर्ष। कई बार क्या होता था कि इनका आपसी संघर्ष भी होता था। मान लीजिए कि आर्यों के कई सारे कबीले हैं, एक कबीला है। वैसे ऋग्वेद में टोटल जो कबीले बताए गए, कितने बताए गए, 10 कबीले, कि आर्यों के 10 जन थे, वो 10 खेपों में आए थे। तो संघर्ष एक तो हो गया, एक जन ये हो गया, एक जन ये हो गया, ठीक है। तो जन नंबर 1, जन मतलब ये आर्य ही है, ठीक है, और ये आर्यों का दूसरा जन हो गया। ये भी आर्य हैं, ये भी आर्य हैं, और यहाँ के मूल निवासी, ठीक है, ये कौन से, इन्हें क्या बोलते थे, दस्यु। ये दस्यु हो गए। तो जो आर्य के जो जन थे, कबीले थे, ठीक है, इनको कबीले भी बोल सकते हैं। कबीला नंबर 1 मान लो और इसको कबीला 2 मान लो। तो जो आर्यों के जो संघर्ष होते थे वो एक कबीले से दूसरे कबीले में भी होते थे, ठीक है। ये आपस में भी लड़ते थे, आर्य आपस में युद्ध हो गया। और कई बार क्या होता था कि आर्यों का अनार्यों के साथ भी युद्ध होता था, ठीक है। जो दस्यु थे, दास दस्यु थे, उनके साथ भी युद्ध होता था, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि जब युद्ध हुआ कि भारत में जो पुरोहित वर्ग था, है ना, वर्गों का कैसे विभाजन हुआ, शासन की व्यवस्था कैसे स्टार्ट हुई, क्यों हुई, ठीक है। तो उसकी शुरुआत क्या है, ये युद्ध है। मान लीजिए एक कबीला है, ठीक है, एक जन ये है, एक जन ये है, सॉरी, एक जन ये है और एक जन ये है। आपस में इनों से जो लड़ाई का जो मेन रीजन था वो क्या होता था, पशु, ठीक है। पशु मीन्स चरागाह। क्योंकि सब जानते हैं कि जो आर्यों का जो अर्थव्यवस्था थी किससे चलती थी, वो पशुओं पर डिपेंड थे। ये लोग ग्रामीण थे, कोई नगरीय नहीं थे। ऐसे झुग्गी झोपड़ी जो फूस की बगैर अस्थायी तरीके से रहते थे, टोलियों में रहते थे, ठीक है। एक कबीला पूरा टोलियों में कन्वर्ट रहता था कि अगर पार्टिकुलर स्थान, जिस स्थान पे ये हैं, अगर वहाँ का उनका जो पशुओं का चारा है वो ख़त्म हो जाता है तो ये दूसरी तरफ चले जाते थे, ठीक है। दूसरी तरफ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, किसी और के चरागाह में जाएंगे, वहाँ पशुओं को चरने देंगे। अगर चराते हैं तो वो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो इसका रिस्ट्रिक्शन करेंगे, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन करते थे और फिर उनमें युद्ध होता था। तो कई बार जो होता है युद्ध इतने बड़े स्तर पे हो जाता था कि उसमें एक केंद्रीय सत्ता की जरूरत पड़ती थी। पर्टिकुलर मैन टू मैन नहीं होता था, पूरी सत्ता, एक पूरा कबीले को उन्होंने संगठन बना के एक केंद्रीय सत्ता स्थापित करने का, उन्होंने शासन बनाने का जो नियम था वो संस्कृति स्थापित की। तो तभी से हमारा क्या होता है, शासन व्यवस्था वहीं से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक जन में एक आदमी को, मतलब एक जो मुखिया होता है, एक मुखिया चुन लिया जाता है,
और उसको इसका प्रमुख बना दिया जाता, एक कबीले का प्रमुख बना दिया जाता। उसको क्या बोलते हैं, जो जन का प्रमुख होता है वो क्या होता था, उसको क्या बोलते थे, राजन बोलते थे। ठीक है, राजन मतलब जो एक जन का राजा होता था। उसके बाद क्या होता था, कुछ ऐसे लोग होते थे जो दूसरे अगर इनके पशु किसी ने चुरा लिए, ठीक है, तो उनको छुड़ाने के लिए, किसी ने अपहरण कर लिया, कोई चुरा के ले गया, तो उनसे छुड़ाने के लिए क्या होता था, कुछ योद्धा होते थे। ठीक है, जो योद्धा जो पशुओं को वापस छुड़ा के लाते थे, तो उन योद्धाओं को क्या बोलते थे, राजन्य। एक राजन हो गया, दूसरा राजन्य हो गया। ये कौन होते थे, योद्धा होते थे, मतलब सैनिक होते थे। दूसरा राजन्य हो गया। फिर बाद में ये क्या हुआ कि एक वर्ग उभर के आया जो पुरोहित वर्ग था। पुरोहित वर्ग क्या करता था, ये लोग फिर आध्यात्मिकता की तरफ अगर बढ़ते हैं तो इन्हें क्या लगता था कि कोई ऐसी एक शक्ति होती है, जो ऋग्वेद के अनुसार भी हम बोलते हैं कि जिन शक्तियों पे ये लोग नियंत्रण नहीं कर सकते, तो उनको ये लोग ना देवी आरोपित मान लेते थे कि ये दैवी आरोपित शक्तियां हैं, मतलब, और उनको एक मनुष्य का रूप मान के उसकी पूजा करते थे। तो ये लोग, इन्होंने क्या किया कि इंद्र को, ठीक है, जो कबीले के लोग होते थे, उन्होंने इंद्र को युद्ध का देवता माना। ठीक है, कि जो इंद्र होता है वो शक्ति का देवता होता है, और अगर वो हमारे पक्ष में रहेगा तो हमारी युद्ध में विजयी होती रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक वर्ग उभर के आया जिसको बोलते हैं पुरोहित वर्ग। पुरोहित। अब ये क्या करता था भाई, राजन तो ये देखता था कि कबीले का शासन प्रशासन ये सब देखता था। राजन्य क्या होते थे, योद्धा होते थे। जैसे राजा ऑर्डर देता था कि हाँ ये पशु छुड़ा के लाने, पशुओं के ऊपर युद्ध होते थे, तो उससे क्या होता था, योद्धा युद्ध करते थे और पशुओं को छुड़ा के लाते थे, जो अपहरण कर लिए जाते थे, चोरी कर लिए जाते थे। पुरोहित क्या करता था, लोगों का विश्वास था कि जो पुरोहित होता है वो अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा जो देवताओं के साथ मनुष्यों का मध्यस्थ का काम करता है। मतलब जो मनुष्य की जो प्रार्थनाएं होती हैं, सपोज जो जन के कबीलों की प्रार्थनाएं थी, उनको देवताओं तक पहुंचाने का काम कौन करता था, पुरोहित करता था। ठीक है, जो पुरोहित वर्ग के थे वो क्या करते थे, ऐसा माना जाता था कि ये लोग अपने मंत्रों से, उच्चारणों से, प्रार्थनाओं से इंद्र को अपनी तरफ करेंगे, देवताओं को अपनी तरफ करेंगे, जिससे युद्ध में इनकी विजयी होगी। तो ये क्या होता था, हमारे इससे वर्ग बन जाते थे। ठीक है, तो यहीं से होती है हमारी शासन व्यवस्था की शुरुआत। और जो कर्मकांड है, कर्मकांड जो यज्ञ कर्मकांड है, यज्ञ कर्मकांड की शुरुआत यहीं से हो जाती है। ये लोग क्या होते थे, देवताओं को खुश करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, जो राजा होते थे बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे पुरोहित से। वो रूप कुछ भी हो, रूप तो चेंज होता गया। ऋग्वेदिक काल में यज्ञों का रूप कुछ और था, कर्मकांडों बलियों का रूप कुछ और था, और उत्तर वैदिक काल में वो ज़्यादा जटिल होता गया। ठीक है, तो ये हम अलग बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने इतना बताया कि एक जन में ये लोग होते थे। एक राजा होता था, राजा के पास जो युद्ध करने के लिए जो राजन्य, जो योद्धा होते थे, उनको राजन्य बोलते थे। और जो उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी विजय के लिए जो देवताओं से कामना करता था, वो एक पुरोहित होता था। ठीक है, अब इन पुरोहितों में भी दो ऋग्वेदिक काल में दो बहुत सर्वश्रेष्ठ जो पुरोहित रहे हैं, जो सबसे प्रमुख हैं, वो कौन से थे, एक वशिष्ठ थे और दूसरे जो हमारे विश्वामित्र हैं। ठीक है, दूसरे विश्वामित्र थे। तो ये भी पुरोहित थे जो अलग अलग जन के थे। जैसे जो वशिष्ठ थे वो भरत और पुरु दोनों जनों के पुरोहित थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जन कौन कौन से थे। टोटल 10 जन थे, आर्यों के जो जन थे। ये तो बात हो गई हमारा एक जन की बात हो गई। ठीक है, एक जन की बात हो गई कि एक जन में कौन कौन लोग होते थे। एक ये तो राजन हो गया, राजन्य पुरोहित हो गया, और सामान्य जनता तो रहती थी। ठीक है, सामान्य प्रजा ये तो रहते थे। ठीक है, तो एक जन में इतने लोग होते थे। अब हम बात करेंगे कि टोटल आर्यों के कितने जन थे। तो टोटल जो जन थे वो कुल जन वो 10 थे। ठीक है, कुल आर्यों के जो जन थे, जो कबीले थे। ठीक है, कुल जन को क्या बोलते हैं, कबीले भी बोलते हैं।
जो कुल जन थे वो कितने थे? 10 थे। इनमें से 5 बहुत ज्यादा प्रमुख थे, ठीक है, प्रमुख जन कितने थे? 5 थे। तो इनको क्या बोलते थे? पंचजन। पंच मीन 5 और जन मीन कबीले। तो पंचजन में सबसे प्रमुख कौन कौन थे? भरत था, ठीक है, भरत जिसके नाम पे भारत पड़ा, जिसके वंश के नाम पे भारत वंश पड़ा, भारत का नाम पड़ा भरत वंश के नाम पे। तो ये क्या था? एक आर्यों का कबीला था। भरत था, पुरु था, यदु था, यदु, ठीक है, यदु था, चौथा अनु था, 5वां द्रोतु था, ठीक है। ये सब क्या है? ये 5 कबीले थे जिनको क्या बोलते थे? पंचजन, जो सबसे प्रमुख कबीले थे। अब हम बात करेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख कबीले रहे हैं, जो सबसे सबसे प्रमुख युद्ध रहे हैं, जो सबसे प्रिय नेता, सबसे प्रसिद्ध नेता जो बन के उभरा था, वो था कौन? सुदास, ठीक है, राजा सुदास। राजा सुदास थे सबसे प्रसिद्ध जो नेता थे ऋग्वेदिक काल के। वो कौन थे? राजा सुदास, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध नेता ये राजा सुदास थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 10 रागे युद्ध किया। 10 राग युद्ध किसने किया था? राजा सुदास ने, ठीक है। जिनमें क्या था? 10 राग में क्या था? 5 जो थे वो आर्य थे, आर्य कबीले, ठीक, और 5 जो थे अनार्य। अनार्य में जो भारत के यहाँ के लोग थे, तो जिनको दस्यु बोलते थे। तो 5 और 5 10 कबीले एक साइड में थे और राजा सुदास एक साइड में। तो इसका वर्णन मिलता है कि राजा सुदास ने दस्यु कबीलों को हराया, ठीक है, और फिर ये सबसे प्रसिद्ध, ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध नेता हो गए। और इसी जिस युद्ध में हराया उसको क्या बोलते हैं? 10 रागे युद्ध, ठीक है। ये सबसे प्रमुख युद्ध है, तो इसको बोलते हैं 10 रागे युद्ध। अब ये जो राजा सुदास थे किस वंश के थे? किस वंश के थे ये? भरत वंश के, ठीक है। ये भरत वंश के राजा थे। इन्होंने 5 आर्य से और 5 अनार्यों से जनों से युद्ध किया और ये विजित हो गए, ठीक है। ये पराजित थे, ये विजित थे। पराजित होने वालों में आगे चल के कौन था? पराजित होने वाले में जितने बचे, जितने जो आर्यों के जो जन थे वो बचे थे। तो जो पराजित हुए, जो जन पराजित हुए, उनमें सबसे प्रमुख जन कौन सा था? पुरु, ठीक है। पराजित जनों में जो पराजित हुए, पराजित जन मतलब जो पराजित कबीले थे, ठीक है भाई। 5 कबीले पराजित हुए ना आर्यों के, तो जो पराजित जन जो कबीला था उनमें सबसे प्रमुख कौन सा था? वो था पुरु। देखिए भरत जो था, जो भरत कबीला था वो तो सबसे प्रसिद्ध था, सबसे सर्वश्रेष्ठ तो भरत ही था। पर जो पराजित हुए है ना, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन था? वो उनमें था पुरु। तो आगे चल के, ये मैं पुरु क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे चल के ये पुरु, ठीक है, ये पुरु भरत से मिल जाता है। जो भरत कबीले का पुरु कबीले में क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है, सम्मिश्रण हो जाता है। एक दूसरे की शक्ति मतलब एक दूसरे से ये मिलके रहने लगते हैं। तो इसका इसमें कन्वर्ट हो गया और इसका नाम हो गया कुरु, ठीक है। इसका नाम हो गया कुरु, कबीले का नाम। 2 कबीले मिले, एक हारा हुआ एक जीता हुआ, और इसका नाम हो गया कुरु। इसका क्षेत्र कौन सा था? जो गंगा यमुना का दोआब है, ठीक है, मेरठ हस्तिनापुर वाला जो एरिया वो हो गया हमारे कुरु। कौरव आपने सुना होगा। बाद में एक, ये तो हो गया ऊपरी गंगा वाला क्षेत्र। बाद में एक जो कबीला था वो था पांचाल, जो आज की बरेली अछिद्र वाला एरिया, जो एरिया है जो मध्य गंगा का एरिया, लखनऊ बरेली, तो इसको क्या बोलते हैं हम? पांचाल, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि
एक कबीला कुरु हो गया, दूसरा पांचाल हो गया। अब यहाँ पे जो लोहे की खोज भी हो गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, कृषि में वृद्धि हो गई थी, ज़मीनों का जो था महत्व बढ़ने लगा था भूमि का, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में तो ज़मीनों का कोई ऐसा स्वामित्व तो था नहीं किसी का पर्टिकुलर कृषि पे। पर अभी क्या था, जब आगे की ये जो उत्तर वैदिक काल की हम बात बता रहे हैं कि ये आगे कुरु और पांचाल भी एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है कुरु पांचाल, ये कबीले भी आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि कौरवों की वो और पांचाल की जो आपस में मिलने से क्या हो जाता है कि पूरे मध्य और ऊपरी गंगा क्षेत्र में इस कबीले का राज हो जाता है, ठीक है। फिर आपने सुना होगा उत्तर वैदिक काल में कि महाभारत होते हैं, तो महाभारत की जो कथा है इन दोनों कबीलों की, ये मिलके ये सब होता है, जो द्रौपदी वगैरह होती है, ठीक है। पांचाल की द्रौपदी होती है, कुरु के कौरव होते हैं। फिर आप तो देखते ही हैं इन लोगों ने उत्तर वैदिक काल में क्या तांडव मचाया कि पूरा महाभारत का हो गया, ठीक है। तो ये कबीले थे, ये आपने कबीला देख लिया कि कबीले कैसे कैसे कबीलों ने डेवलप किया, कैसे कैसे एक दूसरे में मर्ज होके जो छोटे छोटे राज्य थे, है ना, जो छोटे छोटे गांव थे वो राज्यों में कन्वर्ट हो गए। अभी जो जन थे वो जन में कन्वर्ट हो गए, जनपद नहीं बने। देखिए ऋग्वेदिक काल में जो है सिर्फ ये जन थे, कुरु जो जन थे। ये जो मैंने बात बताई है कि ये जो जनपद बड़े बड़े जो जनपद बने ये उत्तर वैदिक काल में बने थे, ठीक है। ये तो मैंने बात कैसे लिंक था तो लिंक बता दिया कि भरत पुरु। ऋग्वेदिक काल में तो सिर्फ ये जन तक थे, ठीक है, भरत था और पुरु ये जन थे। मिले तो ये बाद में, जो मिलके इन्होंने जनपद बनाए, ठीक है, वो ऋग्वेदिक काल में नहीं बनाए, वो उत्तर वैदिक काल में बनाए, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में सिर्फ जन बनाए, उत्तर वैदिक काल में जनपद बनाए, और उसके बाद 600 BC के बाद इन्होंने महाजनपद बनाए, ठीक है, जिनमें आप पढ़ोगे मगध, अंग, ये सब, है ना। फिर हम बात करेंगे महाजनपद की, जनपद की आगे बात करेंगे। ऋग्वेदिक काल में सिर्फ भारत और पुरु तक ही था, ये जन ही थे, सिर्फ जनपद बाद में बने। ये लिंक था तो मैंने सिर्फ बता दिया कि कैसे महाभारत का लिंक स्टार्ट हुआ इन्हीं आर्यों के कबीलों से, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि ये दशराग युग हो गया। आगे हम बात करेंगे कि आर्यों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, अर्थव्यवस्था। अब हम जो आर्यों का देख रहे हैं तो वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था, आर्य नहीं बोलेंगे, अब इसको हम ऋग्वेदिक बोलेंगे। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था। तो ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था में सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो ये ग्रामीण थे, ठीक है, गांव में रहते थे, कोई शहर नगर में नहीं रहते थे, ग्रामीण थे। और क्या था, पशुपालक थे, ठीक है, पशुपालक को हम क्या बोलेंगे, जो पशुओं पर ज़्यादा डिपेंड रहे। तो पशु क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाते रहते थे मौसम बाई मौसम। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं कि ये खाना बदोश थे, खाना बदोश बोल सकते हैं, या फिर अर्ध खाना बदोश, अर्ध खाना बदोश। अर्ध खाना बदोश का क्या मतलब है कि खाना बदोश तो थे, जाते तो रहते थे, पूरा का गांव पूरा का कबीला उठ के दूसरी जगह चला जाता था, पर जल्दी जल्दी नहीं जाता था, ठीक है, कुछ टाइम लेता था। कुछ खेती थोड़ा बहुत जानता था, जो कृषि करता था वो थोड़ा बहुत जानता था, तो उस इसलिए बोलते हैं कि जल्दी जल्दी नहीं जाता था, थोड़ा आराम से जाता था, कुछ दिन के एक जगह कुछ दिन ठहरने के बाद जाता था, तो इसलिए बोलते हैं इसको अर्ध खाना बदोश, ठीक है, जो पशुपालक की वजह से जो ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे कि इनका सबसे प्रिय घोड़ा, अभी तो ये हो गई इनकी रहने का। अभी अनाज क्या था, जो ऋग्वेदिक काल का प्रमुख अनाज था, जिसकी ऋग्वेद में चर्चा मिलती है, वो क्या था, जौ इनका प्रमुख अनाज था, जिसकी ऋग्वेद में हमें चर्चा मिलती है, प्रॉपर चर्चा मिलती है, ठीक है। सबसे प्रिय पशु कौन सा था, प्रिय पशु क्या था, तो वो था घोड़ा, ठीक है। ये घोड़ा ही था जिसकी वजह से आर्यों ने भारत पर शासन किया, मतलब शासन बोलेंगे कि यहाँ के लोगों को हराया और अपना जो अस्तित्व था स्थापित किया, प्रभुत्व स्थापित किया। क्योंकि घोड़ा और घोड़ा रथ है ना, रथ घोड़ा ये इन्हीं के पास होता था। भारत का तो मूल जो पशु है वो घोड़ा है नहीं, मध्य एशिया से ही आया है। मध्य एशिया से कौन लेके आया, घोड़ा लेके। इसी की वजह से ये लोग अनार्य को आसानी से हरा देते थे, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो व्यापार होता था,
व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय। अगर किसी को कुछ वस्तु कुछ खरीदनी है तो वो मुद्रा कुछ नहीं होता था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय कैसे होता था? कौन कौन सी वस्तुएं दी जाती थी? तो गाय से होता था, कहीं कहीं घोड़े से भी होता था, और एक निष्क। ठीक है, निष्क क्या था? तो ये निष्क क्या था? ये कोई मुद्रा नहीं थी। देखिए इस काल में निष्क कोई मुद्रा नहीं थी, ये निष्क बनेगी मुद्रा जाके मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, अभी सिर्फ ये सोने का टुकड़ा था, कोई मुद्रा का रूप नहीं था, सोने का सिर्फ एक ऐसे टुकड़ा था। तो ये हो गए यहाँ के जो विनिमय होता था, वस्तु विनिमय, जो हमारे जो मुद्रा का काम करने वाले थे, गाय, घोड़ा और निष्क के द्वारा इनका जो वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, फिर इनके इन्होंने इस ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था में, ऋग्वेद में दो शब्द मिलते हैं। एक मिलता आयस। आयस किसके लिए था? वो तांबा। ठीक है, तांबा या कांसा के लिए। कौन सा शब्द यूज हुआ है ऋग्वेद में? आयस। एक है हिरण्य। ये सब आपको वैसे नोट्स में मिलेगा, बस मेरे को याद आ रहा है तो मैं आपको सिर्फ बताया, थोड़ा थोड़ा जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिरण्य शब्द किसके लिए हुआ है, प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? वो सोने के लिए हुआ है। ठीक है, सोना जो धातु, अमूल्य धातु जिसके आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या हुआ? जो अर्थव्यवस्था में जो सबसे, जिसकी वजह से इन जनों की, कबीलों की अर्थव्यवस्था चलती थी, वो सबसे प्रमुख क्या था? वो था बलि। देखिए समझिए, बलि क्या थी? स्वेच्छा से दिया जाने वाला, राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला राजा को उपहार। ठीक है, तो इससे क्या होता था? जो बलि होती थी, ठीक है, तो ये क्या होता था कि ये राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। जैसे किसी के यहाँ पे कुछ पशु ज़्यादा है, कुछ पशु राजा को दे दिए, क्योंकि राजा उसके रक्षक का काम करता था ना, जो पूरे जन कबीले की जो होता था उसकी संरक्षक का काम करता कौन था? कौन काम करता था? वो राजा काम करता था। तो यहाँ पे बलि, क्योंकि भूमि पे किसी का जो व्यक्तिगत स्थायित्व, जो स्वामित्व था वो अभी स्थापित नहीं हुआ था, भूमि किसी की पर्टिकुलर संपत्ति नहीं थी, तो कर व्यवस्था अभी कोई लागू नहीं थी यहाँ पे कि यहाँ पे टैक्स लिया जाएगा, टैक्स से जो कर आता है उससे शासन व्यवस्था चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे सिर्फ जो शासन व्यवस्था चलती थी, वो लोगों की जो श्रद्धा होती थी राजा के लिए, सिर्फ वो अपनी स्वेच्छा से राजा को देते थे, उसी से राजा अपना शासन प्रशासन चलाता था। ठीक है, कबीले का। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कबीले की बात। आगे हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में कुछ जो हमारी खेती होती थी, जो है उसमें जो जंगल काटने के लिए किसका यूज करते थे ये लोग? तो पत्थर की कुल्हाड़ी का। ठीक है, तो उतना ऋग्वेदिक काल में भी हमें ऋग्वेदिक काल की पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, जिसका ये यूज करते थे जंगल काटने के लिए। आगे हम बात करेंगे कि जो ऋग्वेदिक काल में थे, जो इनकी जो सबसे प्रमुख जो पवित्र पशु जिसको माना जाता था, वो माना जाता था गाय को, है ना। तो गाय के नाम पर ही कई सारी चीजें इनकी पड़ी हैं। जैसे क्या, राजा को क्या बोला जाता था? गोपति। मतलब जो गाय की रक्षा करेगा, जो गायों की रक्षा करता था, तो उसको क्या बोलते थे? गोपति। ठीक है, जो एक कबीले की पूरे जो पशु होते थे, पशु मीन्स गाय, तो गाय की जो रक्षा करता था उसको क्या बोलते थे? गोपति। स्टार्टिंग में इन्हीं की रक्षा करने के लिए राजा जैसा कॉन्सेप्ट आया था कि एक आदमी को अधिकार दे दिए जाते थे और वो कुछ लोगों की मदद से उनके पशुओं की रक्षा करता था, उसको क्या बोलते थे? गोपति। दूसरी बात करेंगे कि गोत्र क्या होता था? तो कबीले के, जैसे एक कबीला है तो जहाँ पे उनके पशु बांधे जाते थे। ठीक है, एक कबीले में कुछ जो छोटी छोटी, कबीला क्या होता था अभी मैं आगे बताऊंगा, कबीला कैसे विश्व में, गाँव में, टुकड़ियों में बटा होता था। तो जितने लोगों का पशुधन एक जगह रखा जाता था, ठीक है, एक पार्टिकुलर, बहुत सारे लोग थे कबीले में, और जिनका जितना पशुधन एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाता था, और जिसका रखा जाता था सब लोग वो वहीं सोते थे, वहीं रहते थे, तो उसको बोलते थे
गोत्र, कि ये एक गोत्र के लोग हैं, कि इनका पशुधन एक स्थान पर रखा रहता है, ठीक है, एक स्थान पर बंधता है, एक स्थान पर संरक्षित रहता है, तो वो एक ही गोत्र के लोग हो गए, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पे गोधुली, गोधुली किस, एक वर्ड आता है ऋग्वेद में गोधुली। गोधुली क्या होता था, जो समय को मापने की जो इकाई थी, जैसे आज हम घंटा मिनट ये सब देखते हैं, तो वो क्या देखते थे, गोधुली, गाय के जो धूल होती है गाय के पैरों से, ऐसा माना जाता था कि जो गाय का आने का टाइम, जाने के टाइम से ये लोग अंदाजा लगाते थे कि टाइम क्या हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया उनका गोधुली। फिर दूरी नापने के लिए ये कौन सी चीज़ का यूज़ करते थे, तो गवयुति, ठीक है, गवयुति, ठीक है। गवयुति क्या होता है, दूरी नापने के लिए, गव युति, तो ये दूरी नापने के लिए, दूरी मापने के लिए, ये क्या हो गया, गवयुति। एक होता था दूहिता। दूहिता क्या था, दूहिता का अर्थ क्या होता है, दूध को दोहने वाली, मतलब गाय का दूध निकालने वाली। तो ये ऋग्वेद में किसके लिए यूज हुआ है, पुत्री के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो पुत्रियां होती थी वो गाय का दूध निकालती थी, इसलिए उनको बोलते थे दूहिता। तो ये हो गया ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था, ठीक है। आगे हम अगले लेक्चर में ऋग्वेदिक काल की सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे और ऋग्वेदिक काल के देवता देखेंगे, ठीक है। ये तीनों पीरियड, जो तीनों चीज़ें हैं, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।